हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एडवाइजर्स। आज का वीडियो है क्लास 9th के लिए हेरिडिटी एंड वेरिएशन पार्ट 4। तो ये जो है पार्ट 4 बनाने का बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आया था और थैंक यू फॉर रिक्वेस्टिंग स्टूडेंट्स बिकॉज मैंने वो बनाया ही नहीं था, मतलब वो टाइम पे इतना वीडियोस चल नहीं रहा था एंड देन आई वाज लाइक कि ठीक है यार, बच्चे इतना तो पढ़ ले और ज़रूरत रहेगा तो खुद ही बोल देंगे वो लोग, ऐसा तो नहीं है। एंड आई जेन्युइनली रेड द मैसेजेस ऑफ मैनी ऑफ द 9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स एंड आई फेल्ट कि यार बच्चे सच में जेन्युइनली पढ़ रहे हैं और उनको चाहिए पार्ट 4, तो चलो बना लेते हैं। और पार्ट 4 सबसे ईजी है बच्चों, कोई डिफिकल्टी नहीं, बट क्वेश्चन जरूर आता है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स पे क्वेश्चन आता ही आता है। सो बच्चों, इस वीडियो में हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स देखेंगे एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, आई एम नाउ टीचिंग ऑन अनअकैडमी एज वेल। मैं अनअकैडमी में भी पढ़ा रही हूँ 9th एंड 10th दोनों को। तो इफ यू वांट देन यू कैन ज्वाइन मी देयर आल्सो। वहां पे मैं फ्री क्लासेस भी लेती हूँ, प्लस क्लासेस भी लेती हूँ। प्लस क्लासेस का पैसे लगते हैं और फ्री क्लासेस आर फ्री। तो आप फ्रीली मुझे यूट्यूब पे ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी के, और उनके खुद के ऐप में भी फ्री क्लासेस मेरे होते हैं, वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। जनवरी के मेरे कोर्सेज तो खत्म हो चुके हैं, फेब के नए कोर्सेज शुरू होंगे मेरे, 10th के शुरू होने वाले हैं जो मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे होगा पूरा कोर्स, और 9th का भी शुरू होगा बच्चों, बहुत जल्दी मैं पब्लिश करने वाली हूँ। तो इफ यू वांट सम चैप्टर्स दैट आई शुड टेक ऑन प्लस प्लेटफॉर्म या तो फ्री क्लासेस में मैं कुछ ले लूँ आप लोगों के लिए, तो वो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के, तो मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों को किस किस टॉपिक पे चाहिए, फ्री क्लासेस में भी और प्लस वाला भी। तो प्लस का मैं बता दूं बच्चों, अगर आप 3 मंथ्स का लेते हो तो 5850 आपको विथ डिस्काउंट मेरा कोड आपको यूज करना पड़ेगा। मेरा कोड है SAPNA, सपना 10, ठीक है। सपना 10 इज माई कोड। सो इफ यू वांट देन यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन ऑफ अनअकैडमी एज वेल। और यहाँ तो हुई मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलो हम लोग शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो बिफोर स्टार्टिंग बच्चों, मैं आपको बता दूं बोर्ड पे ध्यान नहीं देने का। जो यहाँ पे सिर्फ नोट्स के लिए आए हैं, कृपया आप लोग यहीं से वीडियो को पॉज करके जा सकते हैं, क्योंकि मैं नोट्स कभी भी नहीं देती हूँ। सेल्फ नोट्स बनाना इज द अल्टीमेट मोटिव ऑफ माय ओन, मतलब मैं चाहती हूं कि सेल्फ नोट्स आप सब लोग बनाओ। इट्स माय अल्टीमेट मोटिवेशन बिहाइंड क्रिएटिंग दिस वीडियोस, ठीक है। तो सेल्फ नोट्स बनाओगे, आपकी इंग्लिश सुधरेगी, आपकी स्पेलिंग सुधरेगी, आप आंसर्स लिखना सीखोगे, क्योंकि रेडीमेड आंसर्स आपको हर बुक में मिलते हैं बच्चों, हर बुक में, ठीक है। तो उसके अगर वो ही चाहिए तो जाओ फिर उसी में से पढ़ लो, है कि नहीं। तो ये तो भाई ये नोट्स नहीं है। अगर ये आप बच्चों लिखते हो तो आपको कुछ मार्क्स नहीं मिलेगा, मैं पहले से ही क्लियर बता देती हूँ। ऐसे अगर आप एग्जाम में लिखोगे तो आपको कुछ मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गई बाहर की बातें। अब आते हैं इस पे। तो सबसे पहले जेनेटिक डिसऑर्डर्स, इसका अगर आपको डेफिनेशन आता है तो आप क्या लिखोगे बच्चों? जेनेटिक डिसऑर्डर, द डिसऑर्डर दैट अकर्स ड्यू टू अबनॉर्मलिटीज इन क्रोमोसोम्स। जेनेटिक है भाई, तो क्रोमोसोम में गड़बड़ अगर हो जाती है, अबनॉर्मलिटी इन क्रोमोसोम्स, या तो जीन्स में चेंजेस हो जाता है। जीन्स में अगर चेंज हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं म्यूटेशन। तो म्यूटेशन इन जीन्स, अगर ये दोनों में से कोई भी होता है देन वो बच्चे को डिजीज हो जाता है या डिसऑर्डर हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। तो मैंने वही लिखा है, डिजीजेस और डिसऑर्डर्स अकरिंग ड्यू टू दीज टू, अबनॉर्मलिटीज इन क्रोमोसोम्स, म्यूटेशन इन जीन्स। अब हम लोग ये दोनों रीजन का हम डिजीजेस देखने वाले हैं। अगर हो जाता है अबनॉर्मलिटीज इन क्रोमोसोम्स तो कौन से डिजीजेस होते हैं, और अगर होता है म्यूटेशन इन जीन्स तो कौन से डिजीजेस होते हैं, समझ में आ रहा है। तो पहले हम देखेंगे अबनॉर्मलिटीज इन क्रोमोसोम्स। तो अबनॉर्मलिटीज इन क्रोमोसोम्स में बच्चों है 3 डिजीजेस। सबसे पहला आता है डाउन सिंड्रोम, फिर आता है टर्नर सिंड्रोम, तीसरा आता है क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। टर्नर एंड क्लिनफिल्टर दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, एक होता है फीमेल्स में, एक होता है मेल्स में। डाउन सिंड्रोम थोड़ा अलग है और बहुत इजी है। तो आपका जो है अबनॉर्मलिटीज इन क्रोमोसोम्स बहुत इजी है। अब मैं आती हूँ टॉपिक पे बच्चों। इसको शुरुआत करने से पहले कुछ चीजें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं भाई, कितने क्रोमोसोम्स है ह्यूमन बींग्स में? वो है 46 क्रोमोसोम्स। अगर ये आपको नहीं पता है तो जाओ मेरे 3 पार्ट्स देखो, और 3 पार्ट्स, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मैंने अपलोड किया हुआ है बच्चों यूट्यूब पे। यू विल गेट इट, यू विल गेट द प्ले लिस्ट ऑफ दिस चैप्टर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इन द आई बटन, ओके। तो और बाकी भी 9th के चैप्टर्स आएंगे बच्चों। थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है, इसलिए वजह से मैं नहीं बना पा रही हूँ, तो जरूर आएंगे, तो टेंशन ना लेना। हाँ,
तो बच्चों अब इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है, 46 क्रोमोसोम्स अपने पास है। ये 46 क्रोमोसोम्स में से अगर मैंने इस 46 को पेयरिंग कर दिया बच्चों, ये 46 क्रोमोसोम ऐसे पड़े हैं, तुमको कोई टास्क दिया भाई 2-2 की जोड़ी बना दे, तो 46 को अगर मैंने 2-2 की जोड़ी पे बना दिया तो कितने जोड़ियां बन जाएंगे, कितने पेयर्स बनेंगे, 23 पेयर्स बन जाएंगे बच्चों। समझ में आया, 23 पेयर्स। अब ये 46 क्रोमोसोम्स बोलो या तो 23 पेयर्स बोलो, वन एंड द सेम। 23 2 जा 46, इसलिए मैंने लिखा है 46 मतलब 23 पेयर्स। इस 46 क्रोमोसोम्स को डिवाइड कर दो। 44 क्रोमोसोम्स आर योर बॉडी सेल्स में होता है, पूरे बॉडी सेल्स में, ठीक है। 44 क्रोमोसोम्स, उसको हम बोलते हैं ऑटोसोम्स। बाकी के 2 क्रोमोसोम्स क्या भाई, 46 में से 44 तो पूरे बॉडी सेल्स में हो गए, तो वो जो 2 क्रोमोसोम है बच्चों वो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, उसको हम एलोसोम्स बोलते हैं। बहुत लोगों को ये नहीं पता है, एलोसोम्स बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं आगे, मैंने उस 44 को 22 पेयर्स लिखा है। 22p मतलब अगर 44 का भी मैंने जोड़ी बनाया तो 22 पेयर्स बनेंगे, और ये 2 की जोड़ी तो ऑब्वियसली एक ही पेयर बनेंगे। 2 क्रोमोसोम है तो एक पेयर हुआ ना, ये 2 क्रोमोसोम एक पेयर, ऐसे 2 क्रोमोसोम एक पेयर बनेंगे। क्लियर, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है भाई। चलो बच्चों, अब जो 2 क्रोमोसोम है वो होते हैं हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स। तो मेल में वो जो 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, एक होता है X, एक होता है Y। फीमेल में क्या होता है, दोनों भी X होते हैं, ठीक है। अगर क्रोमोसोम्स जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं 2, अगर दोनों भी XX है मतलब जो बेबी है वो फीमेल होगा, और अगर दोनों में से दोनों X एंड Y है देन मेल है। क्लियर, अभी आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज डाउन सिंड्रोम? भाई मैंने अभी कहा जो फर्स्ट वाला रीजन है अपना, अबनॉर्मलिटीज इन क्रोमोसोम्स। अबनॉर्मलिटीज इन क्रोमोसोम्स मतलब या तो क्रोमोसोम का नंबर में कुछ गड़बड़ी हो रही है, गड़बड़ी मतलब या तो इंक्रीज हो रहा है या तो डिक्रीज हो रहा है, या तो जितना होना चाहिए, या तो देखो 46 का 47 हो जाएगा तो 46 का 45 हो जाएगा, या तो 46 क्रोमोसोम्स में की जो जगह है उसमें कुछ गड़बड़ हो जाए। एनीथिंग कैन बी डन, या तो इंक्रीज ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएगा या तो डिक्रीज ऑफ क्रोमोसोम, या तो अबनॉर्मलिटीज, कुछ भी हो सकता है भाई, क्रोमोसोम्स में होगा, जो भी होगा क्रोमोसोम्स में होगा। तो डाउन सिंड्रोम बच्चों पहला डिजीज है जो आपका होता है अबनॉर्मलिटीज इन क्रोमोसोम्स के वजह से। अभी डाउन सिंड्रोम के बच्चे बहुत ज्यादा दिखते हैं, मतलब आपने देखा होगा जैसे बहुत सारे NGOs हैं जो हेल्प, मतलब ऐसे स्टूडेंट्स को, ऐसे डाउन सिंड्रोम के जो बच्चे होते हैं उनको वो लोग है ना पढ़ाते हैं एंड ऑल। वैसे स्कूल्स भी उनके बन चुके हैं बहुत सारे, आपने देखा होगा। उनके फीचर्स बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे दिख जाते हैं। क्या होता है भाई डाउन सिंड्रोम? पहले होता क्या है देखो, डाउन सिंड्रोम जिस भी बेबी को होगा उसके क्रोमोसोम्स कितने होंगे पता है तुमको? उसके क्रोमोसोम्स होंगे 47। 46 का अगर 47 क्रोमोसोम हो जाता है समझ जाना डाउन सिंड्रोम। लेकिन वो 47 ऐसी हवा में नहीं होते बेटा। 46 का 47 कैसे हो रहा है? कौन से वाले पैर में एक एक्स्ट्रा आ रही है? अब मैंने 23 पेयर्स बना दिए हैं, 23 पेयर्स, 2-2 की जोड़ी में मैंने बिठाया सबको, 23 पेयर्स बन चुके हैं। अब जो 21st वाला पैर है ना, 21st ऐसे 1 से लेके 1 2 3 4 ये सब जोड़ियां हैं, एक, ठीक है। एक जोड़ी में 2 क्रोमोसोम्स है, सेकंड जोड़ी में 2 क्रोमोसोम्स, थर्ड जोड़ी में 2 क्रोमोसोम्स, ऐसे करते करते 23 जोड़ी बन गई। कपल्स, ठीक है, कपल समझ लो। जो 21वां कपल है ना, 21st वाला जो पैर है ना, उसमें एक एडिशन हो रहा है। 21st क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम ऐड हो गया 21st वाले पैर में। वो क्या हो जाता है भाई? अब जैसे सिंपल बताऊं तो जैसे कि मैं अभी यहां पे सपोज बना दिया मैंने, आई शुड यूज अ डिफरेंट पेन। सपोज मैंने यहां पे बना दिया ऐसे, ये देखो, ये एक पैर, ये एक पैर, ये एक पैर, ये फर्स्ट पैर, ये सेकंड पैर, ये थर्ड पैर, ऐसे करते करते सपोज ये 21st वाला पैर, ये 22, ये 23, ठीक है। तो इधर एक है, इधर एक है। ये भाई ये एक्स ना समझो तुम लोग, ये क्रोमोसोम है भाई। यहाँ ये क्रोमोसोम है, हाँ, एक्स मत समझना, ठीक है। तो ऐसा जो 21st वाला जोड़ी होगा ना, इनके साथ एक और ऐड हो गया, गड़बड़ हो गया, तो ये हो गया ट्राइसोमी।
ट्राइसोमी ऑफ 21st पेयर, समझ में आया? इसलिए मैंने लिखा है डाउन सिंड्रोम मींस 46+1 क्रोमोसोम होता है। तो ये जो +1 कहाँ आया भाई? कहीं तो उसको जगह मिलनी चाहिए ना। बस में 23 कपल्स बैठ चुके हैं पूरे बस में, जोड़ी जोड़ी में, ठीक है। एक एक्स्ट्रा कोई आ जाता है, बोला यार प्लीज मेरे को आगे तक जाना, मेरे को छोड़ दो, तो कोई एक कपल जगह देगा तभी तो वो बैठेगा ना। जो बंदा अकेला है या बंदी है, जो भी है, कोई एक अगर आता है बस में, सिंपल एग्जांपल, एक बस ले लो, ठीक है, उसमें पूरे 23 क्रोमोसोम्स के पेयर्स बैठे हैं जोड़ी जोड़ी में। बस में 2-2 की सीट होती है, तो एक अगर कोई एक्स्ट्रा आ जाए तो उसको कहीं तो बिठाना पड़ेगा ना, हवा में तो नहीं रहेगा वो। तो 21st वाला जो पेयर है वहां पे वो एक्स्ट्रा आ गया, तब हो जाता है डाउन सिंड्रोम, ठीक है। तो ट्राइसोमी ऑफ 21st पेयर, ठीक है। डाउन सिंड्रोम इज द फर्स्ट डिजीज विच वॉज डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब्ड। फर्स्ट डिजीज था ये जिसको रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया, डिस्क्राइब भी किया था कि ये डिसऑर्डर है भाई अबनॉर्मलिटीज के वजह से इन ह्यूमन बीइंग। समझ में आया? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे बच्चों के होते हैं, दे आर मेंटली रिटार्डेड, उनका ज्यादा मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, मेंटली रिटार्डेड होते हैं, शॉर्ट हाइट होता है, शॉर्ट लाइफ स्पैन भी, बहुत छोटू सा लाइफ स्पैन होता है उनका। वो लोग ज्यादा से ज्यादा 16 to 20 ईयर्स तक ही उनका लाइफ स्पैन रहता है, बाद में वो लोग नहीं रह पाते हैं। फिर शॉर्ट नेक होता है, वाइड नेक होता है, फ्लैट नोज होता है, स्कैंटी हेयर, बहुत सारे बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे। शॉर्ट फिंगर्स होते हैं उनके, जो रेखा होती है हाथ की भी एक ही होती है, 1 क्रीज ऑन दी पाम, जस्ट 1 क्रीज। तो ये सब दीज आर द फीचर्स, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ चाइल्ड हैविंग डाउन सिंड्रोम। समझ में आया? ये समझ में आया? सेकंड पे आता है टर्नर। मैंने बोला टर्नर और क्लेनफेल्टर दोनों मस्त है, ऑपोजिट एकदम, कोई टेंशन नहीं है। टर्नर सिंड्रोम में बच्चों अब हो क्या रहा है? मैंने कहा था 46 में से 44 जो है ऑटोजोम्स होते हैं जो हमारे पूरे बॉडी के सेल्स में हैं, और 2 क्रोमोसोम्स होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, बराबर। अब जो बच्चों 2 क्रोमोसोम जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, अगर मेल है तो क्या होगा वो X एंड Y, अगर फीमेल है तो होगा X एंड X। तो बच्चों जब फीमेल्स में X एंड X होना चाहिए ना, तो ये X में से एक ही X रहता है, 44 प्लस 1X ओनली। 1X आया ही नहीं यार, एक्चुअली 2 होना चाहिए ना सेक्स क्रोमोसोम्स में। XY है तो मतलब वो लड़का मेल है, XX है तो मतलब फीमेल है, तो वो XX भी नहीं और XY भी नहीं, वो सिर्फ X है। तो वो 44 प्लस X जब हो जाएगा ना, जब 1 क्रोमोसोम गेट्स डिलीटेड नहीं भाई, डज नॉट gets I can say transferred or something like that, कुछ तो होता है, तो वो 44 प्लस X ही रह जाता है, तब होता है टर्नर सिंड्रोम। एंड इट अकर्स इन फीमेल्स, और जिस भी फीमेल को ये हुआ, दैट फीमेल विल बी स्टेराइल फॉर द लाइफ। स्टेराइल मतलब दैट फीमेल वोंट बी एबल टू रिप्रोड्यूस, नया बेबी वो बॉर्न नहीं कर सकती अगर ऐसा हो जाए। अब उसी का ऑपोजिट हो जाता है क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। क्लिनफिल्टर सिंड्रोम 44 प्लस मेल्स में ये होता है। मेल्स में क्या होना चाहिए XY, लेकिन अभी एक एक्स्ट्रा X यहाँ आ जाता है, डबल XY हो जाता है। देखो मैंने लिखा है टर्नर सिंड्रोम, इसको बोला जाता है मोनोसोमी ऑफ X। मोनोसोमी ऑफ X मतलब गड़बड़ हो गया भाई X में, इधर होना चाहिए एक्चुअली क्या, मेल्स में होना चाहिए 44 प्लस XY 2 क्रोमोसोम्स का, फीमेल्स में होना चाहिए 44 प्लस XX। तो फीमेल्स में XX की जगह पे सिर्फ एक ही X रहता है, तो गड़बड़, ठीक है। अब क्लिनफिल्टर सिंड्रोम 44 प्लस मेल्स में क्या रहता है, ये रहता है ना सिर्फ XY। अगर सिर्फ XY है मतलब हेल्दी नॉर्मल बेबी है वो, लेकिन इस XY के जगह पे एक और एक्स्ट्रा X आ जाता है, तब हो जाता है गड़बड़। अब इधर क्या हो रहा है भाई, पेरेंट से ही वो एक क्रोमोसोम ट्रांसफर ही नहीं हो पाता अगर बेबी में गलती से। दैट इज अनप्रिडिक्टेबल, वी कांट प्रिडिक्ट सच डिजीजेस, ठीक है। अगर पेरेंट से ही ट्रांसफर नहीं हुआ एक X यहाँ पे, तो वो एक X कम हो जाता है एंड वो टर्नर सिंड्रोम हो जाता है वैसे बच्चों को। तो वो जनरली फीमेल्स में होता है, और मेल्स में क्या हो जाता है XY तो रहता है लेकिन एक एक्स्ट्रा X आ जाता है, तो यहाँ पे भी गड़बड़, ठीक है। तो ये मेल्स में होता है, और इनका जो है 44 प्लस डबल XY, दे आर ऑल्सो स्टेराइल, दे वोंट बी एबल टू रिप्रोड्यूस इन देयर होल लाइफ टाइम, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे सेकेंड वाला रीजन, म्यूटेशन इन जीन्स। इसमें 2 है, एक है मोनोजेनिक, एक है पॉलीजेनिक। अगर एक ही जीन में गड़बड़ हो गया, चेंज हुआ है, तो मोनोजेनिक, मोनो मतलब एक,
और अगर एक से ज़्यादा जीन्स में गड़बड़ हुई है, म्यूटेशन हुआ है, तो उसको पॉलीजेनिक बोलते हैं। तो ये दोनों अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका म्यूटेशंस इन जीन्स अगर हो जाता है तो उसमें मैंने कहा था 2 होगा। अगर एक ही सिंगल जीन में कुछ म्यूटेशन हो रहा है तो उसको हम मोनोजेनिक बोलेंगे, और अगर मल्टीपल जीन्स में म्यूटेशन होता है तो पॉलीजेनिक, वो हम बाद में देखेंगे, पहले मोनोजेनिक। तो मोनोजेनिक में सबसे पहला है एल्बिनिज्म। बच्चों, मोनोजेनिक मतलब एक जीन में चेंजेस हो गया, और ये ड्यूरिंग कंसेप्शन होता है, मतलब जब एक्चुअली जाइगोट भी बना नहीं रहता है ना, तो तब तक मतलब जो म्यूटेशन जीन्स में हो जाए, अगर चेंजेस हो जाए तो गड़बड़, तो जनरली हेरिडिटी होता है, ठीक है। एल्बिनिज्म पहला देखते हैं। एल्बिनिज्म मतलब जिनका देखो हेयर्स एंड आईब्रोज एंड सब कुछ वो पूरे वाइट होते हैं, हेयर्स भी एकदम वाइट ही रहते हैं, आईब्रोज भी वाइट रहते हैं, एंड आईज वगैरह, लिप्स वगैरह सब पिंक पिंक होते हैं, तो वो एल्बिनिज्म होता है। वो बच्चों में एक्चुअली जो जीन में गड़बड़ हो जाती है, तो वो जीन में गड़बड़ की वजह से मेलानिन बनता ही नहीं है, तो मेलानिन की वजह से ही हमारा स्किन का कलर रहता है, ठीक है। अगर किसके बॉडी में कम मेलानिन है वो थोड़ा गोरा रहता है, लेकिन इनके बॉडी में प्रोड्यूस ही नहीं होता मेलानिन, तो ऐसे जो भी बच्चे रहते हैं वो पूरे वाइट रहते हैं, ठीक है। तो दे कांट प्रोड्यूस मेलानिन, समझ में आया। तो एक सिंगल जीन में गड़बड़ हो जाए तो एल्बिनिज्म एक, वैसे तो बहुत 4000 डिजीजेस है जो म्यूटेशन इन सिंगल जीन की वजह से होता है। बहुत सारे एग्जांपल्स आपके बुक में दिया है, हचिनसन्स डिजीज, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, नाइट ब्लाइंडनेस, बहुत सारा है, बहुत सारा आपके बुक में दिया हुआ है। तो उसमें से ये 3 इसमें दिया है, एक तो एल्बिनिज्म, एक सिकल सेल एनीमिया और एक माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं था तो मैंने लिखा नहीं। तो सेकंड आ जाते हैं सिकल सेल एनीमिया, जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है जानना। अब मैं आपको फटक से बताती हूँ कि सिकल सेल अनेमिया क्या है। अनेमिया जो वर्ड है बच्चों, हमेशा याद रखना, अनेमिया जब आया तो जो डिजीज ब्लड से रिलेटेड है वो अनेमिया होता है, हेमोग्लोबिन से रिलेटेड है वो अनेमिया होता है। अनेमिया किसको हो जाता है? अनेमिया, नॉर्मल अनेमिया, जिसका हेमोग्लोबिन लेवल कम रहता है हमेशा, तो दैट पर्सन इज अ अनेमिक पर्सन, जिसका हेमोग्लोबिन एकदम लो रहता है। हेमोग्लोबिन लो रहना मतलब आपकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बहुत कम है आपके ब्लड की, इसीलिए बहुत जल्दी थक जाते हैं ऐसे लोग, बहुत फटीगनेस फील होता है, थक जाते हैं, और कभी कभी ज़्यादा अगर कुछ एनर्जी लॉस हो गया तो फिर फेंट जैसा भी फील होता है। तो बॉडी में बहुत कम एनर्जी रहती है क्योंकि सारे सेल्स पे ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाता है, तो उनका हेमोग्लोबिन ही कम है इसके लिए, ठीक है। तो अब ये सिकल सेल एनीमिया क्या है? सिकल सेल एनीमिया मतलब मैं आपको बताती हूँ, हेमोग्लोबिन में बच्चों, हेमोग्लोबिन का अगर आप गूगल करते हो उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तो कुछ समझ में तो आएगा नहीं, तो करना भी मत, जिसको ज़्यादा क्यूरियोसिटी है तो आप कर सकते हो। तो हेमोग्लोबिन में बच्चों क्या बोलते हैं, 6th अमीनो एसिड जो होता है, 6th अमीनो एसिड, एक नॉर्मल पर्सन का वो 6th अमीनो एसिड होता है ग्लूटामिक एसिड। क्या होता है? ग्लूटामिक एसिड। मैंने लिखा है नॉर्मल हेमोग्लोबिन कंटेन्स ग्लूटामिक एसिड एज दी 6th अमीनो एसिड, ठीक है। लेकिन जिसका सिकल सेल होता है, जिसको ये बीमारी होती है सिकल सेल एनीमिया, जब ये ग्लूटामिक एसिड को कौन रिप्लेस कर देता है? ग्लूटामिक एसिड के जगह वेलाइन आ जाता है, वेलाइन, VALINE, वेलाइन अगर आ जाता है, व्हेन ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलाइन एज द 6th अमीनो एसिड, मतलब एक जगह है 6th अमीनो एसिड वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, वहां पे एक्चुअली होता है ग्लूटामिक एसिड, लेकिन अगर उस ग्लूटामिक एसिड को निकाल के वेलाइन चिपक गया, वहां पे वेलाइन आ गया उसके जगह पे, देन दैट पर्सन विल हैव दिस डिसऑर्डर सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। तो वो 6th अमीनो एसिड के जगह पे, ग्लूटामिक एसिड के जगह पे आ जाता है वेलाइन, देन द स्ट्रक्चर ऑफ द हेमोग्लोबिन चेंजेस। ऑब्वियसली भाई, तुमने एक जगह से दूसरे को उठा के एक और लगा दिया तो फिर वो पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, द स्ट्रक्चर ऑफ हेमोग्लोबिन चेंजेस। तो ये होता है एक्चुअली, ये क्या होता है, व्हाट हैपेंस, दिस हैपेंस। तो इसके वजह से क्या हो रहा है? ड्यू टू दिस आरबीसीज बिकम सिकल शेप्ड, ये स्ट्रक्चर हेमोग्लोबिन चेंज हो जाता है, हेमोग्लोबिन का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज, क्योंकि ग्लूटामिक एसिड के जगह पे वेलाइन आ गया। अब इतना डीप में पढ़ना नहीं मैम, वेलाइन क्या होता है मैम, ग्लूटामिक एसिड क्या होता है, ये अगर हम पढ़ने बैठे तो ये मतलब ये कुछ इतना भी तुमको डीप में नहीं पढ़ना है, बस नाम याद रखो, MCQ में आ जाएगा। अगर इन सिकल सेल एनीमिया ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय डैश, क्या होता है? वेलाइन। इन सिकल सेल एनीमिया वेलाइन इज रिप्लेस्ड in the position of glutamic acid, या तो if glutamic acid is replaced by valine, which disease occurs? Sickle cell anemia.
ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सिकल सेल एनीमिया, भाई कुछ तो लिखोगे, तो बस यही लिखना है और कुछ नहीं होता। हेमोग्लोबिन के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जो 6th अमीनो एसिड की जगह है वहां पे नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में वो होता है ग्लूटामिक एसिड, बट व्हेनेवर द ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलाइन, दैट पर्सन has a disorder called as sickle cell anemia. Now what happens due to this? Due to this the molecular structure of the hemoglobin changes and the RBCs in the blood, RBCs को हम erythrocytes भी बोलते हैं, आपके बुक में दिया गया है erythrocytes और RBCs, it is one and the same। तो RBCs बन जाते हैं सिकल शेप्ड, सूख के एकदम पतला बन जाते हैं। यहाँ पे देखो कैसे फुगेले हैं, कॉनकेव, बाई कॉनकेव बोला जाता है उनको, ठीक है, कॉनकेव। तो बाई कॉनकेव शेप में होते हैं, लेकिन भाई जब इनको सिकल सेल हो जाता है तो ऐसे सूख जाते हैं। तो ऐसे पतले सूखने के वजह से इनमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, इनके ब्लड में पूरा लो, कम नहीं भाई, पूरा लो हो जाता है। द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ सच पर्सन इज वेरी 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 लो। समझ में आया? समझ में आ रहा है? तो बस ये एक हेरिडिटरी डिजीज है। अगर मदर या फादर को किसी को भी ये सिकल सेल एनीमिया है, देन डेफिनेटली उनके बच्चों को होगा। समझ में आया? हेरिडिटरी है। तो उसी का एक टेबल तुमको दिया हुआ है बच्चों, ठीक है। तो ये बहुत ही, ये आपको रटना नहीं है, बस समझना है। समझ में आ रहा है, दिमाग में घुस रहा है तो ठीक है, अगर नहीं भी घुस रहा है तो टेंशन मत लो, ये नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, चलेगा, बाकी सब तो आ रहा है ना, तो वो देखो, ठीक है। तो ये मैं अभी आपको समझाती हूँ क्या है, ठीक है। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन है बच्चों, सुनो पहले मैं क्लियर कर दूं। 2-3 टर्म्स है, डबल ए मतलब नॉर्मल, एएस मतलब डबल ए मतलब नॉर्मल ना, तो दोनों ए में से एक ए हो गया एस, मतलब ये ज्यादा बीमार वाला चीज है कि ये भाई थोड़ा बहुत इसको हुआ है, तो इसका मतलब है कि इसको थोड़ा सा हुआ है। एक दोनों जीन्स, हमेशा याद रखना कि एक किसी भी चीज के लिए, कोई भी एक कैरेक्टर, एक फीचर के लिए ना 2 पेयर्स होते हैं, सब जोड़ी में होती हैं बराबर। तो दोनों में से कोई एक चेंज हुआ मतलब ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, चलेगा रे। दोनों में से एक ही चेंज हुआ ना, मतलब ये है कैरियर। और दोनों में से अगर दोनों भी डबल एस बन गए मतलब ये है सफरर भाई। तो कैरियर क्या होता है बच्चों? कैरियर होता है जिस पर्सन का अगर सेल का जो जीन है एएस है, मतलब वो है कैरियर। वो भले सिम्टम्स ना दिखाता हो कि भाई हेमोग्लोबिन पूरा कम है और इतना लो है और मतलब पूरा थकान है, ये सब भले ना दिखाता हो, लेकिन कैरियर है और वो रिसेसिव रह गया है। डोमिनेंट अगर कैरेक्टरिस्टिक होता है तो वो दिख कर आता है बाहर, जो हमने मेंडल्स में देखा था डोमिनेंट एंड रिसेसिव, याद है? तो अगर किसी में वो कैरेक्टरिस्टिक रिसेसिव रह गया तो ही इज अ कैरियर, बट इनका अगर रिप्रोडक्शन हुआ देन डेफिनेटली चांसेस है कि जो बेबी होगा होने का, उसको सिकल सेल होने का चांसेस है। मतलब उनके ब्लड में वो जीन में है गड़बड़, लेकिन वो दिख के नहीं आ रहा है, इसलिए उसको सफरर नहीं बोला जाता, उसको कैरियर बोला जाता है। लेकिन अगर ये दोनों ए में से दोनों ए दोनों एस बन जाते हैं मतलब ये सफरर है भाई, ये सफरर है, ठीक है। तो इसका तो मतलब खतरनाक, इसको सिम्टम्स भी दिख रहा है, सब कुछ हो रहा है। समझ में आया? तो अभी बस ऐसे देखा जा रहा है कि सिकल सेल अगर है कोई पर्सन को तो शादी आपको नहीं करना चाहिए। इफ अ पर्सन इज हैविंग, इफ इज अ पर्सन इज अ सफरर ऑफ सिकल सेल एनीमिया, तो भूल के भी कभी सफरर से शादी मत करो, क्योंकि अगर सफरर से शादी हो जाती है तो उनके जो बच्चे होंगे डेफिनेटली दे विल बी द सफरर्स। देखो एस 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 अगर है, दोनों भी सफरर्स है अगर सिकल सेल एनीमिया के, है ना, दोनों के जीन में एस 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 है, तो मतलब जो उनका बेबी होगा वो भी सिकल सेल एनीमिया, उसको सफरर होगा। वो ऐसा नहीं कि कैरियर एएस वाला नहीं होगा, वो सफरर होगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? इसलिए जिसको भी अगर सिकल सेल एनीमिया होता है, द पर्सन अगर सफरर है, देन इट्स बेटर यू डोंट मैरी। अगर आप शादी करते हो तो एक नॉर्मल पर्सन से शादी करो। नॉर्मल पर्सन मतलब जिसका ए रहेगा। अगर कोई ए है और उसका पार्टनर एस एस है तो उसका जो बेबी होगा सफरर नहीं होगा, फुल चांसेस सफरर नहीं होने का रहेगा, लेकिन वो बेबी का चांसेस रहेगा कैरियर तो वो होगा, क्योंकि जो एक पेरेंट है उसका सफरर है सिकल सेल का और दूसरा पेरेंट वो नॉर्मल है, उसको ना वो कैरियर है ना वो सफरर है, उसको कुछ नहीं, वो नॉर्मल इंसान है, ठीक है, उसको कोई बीमारी नहीं है। लेकिन जो बच्चा होगा उसमें वो एएस का कॉम्बिनेशन होगा। ए तो नहीं बनेगा वो और ना ही एस बनेगा, बट वो एएस बनेगा, मतलब वो कैरियर होगा। अब डिपेंड करता है ना, वो कैरियर जो है शायद अगर
मतलब रिसेसिव हो जाए वो कैरेक्टरिस्टिक तो वो दिख के नहीं आएगा, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा लाइफ टाइम। अगर वो डोमिनेंट बन जाए तो खत्म, फिर वही प्रॉब्लम, तो कैरियर होगा वो। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो कुछ लॉजिक समझ रहा है कि अगर दोनों पेरेंट सफरर है देन डेफिनेटली वो जो भी उनका जो प्रोजेनी मतलब बच्चा होगा वो सफरर ही होगा। अगर दोनों में से कोई भी एक सफरर है, दूसरा वाला नॉर्मल है, तो जो भी प्रोजेनी होंगे, जो भी बच्चे होंगे वो कैरियर्स होंगे। ठीक है, नॉर्मल मत बोलना मैम एक तो नॉर्मल है, अरे भाई दूसरा सफरर है भाई, ये भले नॉर्मल है लेकिन दूसरा तो सफरर है। हाँ, अगर एक नॉर्मल है दूसरा वाला कैरियर है, सफरर नहीं है बट कैरियर है, तो चांसेस है ये वाला। अगर एक कैरियर है AS है और एक नॉर्मल है, सफरर नहीं है, तो 50% चांस है नॉर्मल होने का बच्चा और 50% चांसेस है वो कैरियर हो सकता है उसमें, मतलब उसमें जा सकता है वो बीमारी। कैरियर मतलब भाई वो म्यूटेशन कैरी आउट हो चुका है, वो हेरिडिटी जा चुका है। अब वो होगा या नहीं होगा वो तो ऊपर वाले का हाथ में, भाई अपने हाथ में नहीं है। समझ में आ रहा है? क्लियर चीजें, बहुत क्लियर चीजें हैं, ऐसे पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। वन बाय वन देखो, एक लॉजिक लगाना है भाई। अगर दोनों पेरेंट सफरर है देन डेफिनेटली उनके बच्चे सफरर होंगे। अगर दोनों में से कोई एक ही सफरर है दूसरा नॉर्मल है, तो एक ही सफरर है दूसरा नॉर्मल है तो डेफिनेटली कैरियर होंगे, सफरर नहीं होंगे। अगर दोनों में से एक कैरियर है और एक नॉर्मल है तो 50% चांस है नॉर्मल होने का, क्योंकि दूसरा वाला कैरियर है, सफरर नहीं है। तो 50% चांस है कि नॉर्मल बच्चा हो और 50% चांस है कि वो कैरियर होगा। ठीक है, अब और एक केस, अगर दोनों नॉर्मल है तो भाई नॉर्मल, टेंशन ही नहीं है। ये केस हमने देख लिया, अगर कोई एक सफरर है दूसरा नॉर्मल है तो ये है। अभी सपोज ये मेल एकदम नॉर्मल है, फीमेल सफरर है, सॉरी कैरियर है, कैरियर, हाँ कैरियर, AS मतलब कैरियर। कैरियर अगर मेल है और फीमेल नॉर्मल है तो 50% चांस नॉर्मल, 50% कैरियर होने का चांसेस है। अभी मैंने ये केस भी बताया, अगर कोई एक नॉर्मल है और दूसरा वाला सफरर है तो फिर तो खत्म यार, सभी कैरियर्स होने वाले। ये केस जानो, अगर दोनों भी कैरियर हैं, तो अगर दोनों कैरियर है, कोई सफर नहीं किया अभी तक, दोनों कैरियर है, तो 25% चांस है नॉर्मल होने का, 25% चांस है कैरियर होने का, लेकिन 50% चांस है कि सफरर होने वाला है बच्चा। भले दोनों पेरेंट्स कैरियर है लेकिन बच्चा सफरर, क्योंकि दोनों का अगर SS मिल गया तो क्या होगा सोचो, ये AS है ये AS है, अगर इसमें का S और इसमें का S मिल गया तो 50% चांसेस है कि बच्चा सफरर होगा, बाकी 25% चांस है कि शायद ही मतलब हो जाएगा नॉर्मल या कैरियर। अगर एक कैरियर है और दूसरा सफरर है तो खत्म भाई, 50% चांस है सफरर होने का, 50% चांस है कैरियर होने का। नॉर्मल का तो सवाल ही नहीं उठता है कि नहीं? और ये वाला तो बता दिया। सो इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। अगर अपन दिमाग दौड़ाते हैं, सोचते हैं थोड़ा, हाँ यार सही बात है कैसे होगा, तो ऐसे करोगे तो इट इज वेरी वेरी इजी। इसके बाद थर्ड वाला डिजीज है माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर। माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर मतलब माइटोकॉन्ड्रिया ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आता है ओवम से। समझ में आ रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया ओवम से आता है, एग से। तो मतलब अगर पेरेंट फीमेल, अपनी जो मम्मी में अगर मदर में है कोई प्रॉब्लम माइटोकॉन्ड्रिया का, तो वो बच्चे में श्योर होगा। ठीक है, तो वो माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर उसको होता है। उसके बाद आ जाते हैं डिजीजेस रिलेटेड टू मल्टीपल जीन्स। अगर म्यूटेशन हो रहा है, अगर डिजीजेस जो मल्टीपल जीन्स में गड़बड़ हो रहा है, इधर के एक ही जीन में गड़बड़ हो रहा था ना भाई, देखो ना एक ही जीन में गड़बड़ हुआ है, एक जीन में, इधर एक मेलानिन वाले जीन में गड़बड़ हो गया तो एल्बिनिज्म हो गया। सिकल सेल एक जीन में गड़बड़ हो जाता है भाई, 6 अमीनो एसिड में आ गया वेलाइन, खत्म, ये हो रहा है गड़बड़। ठीक है, तो अब मल्टीपल जीन्स में अगर हो जाए तो कौन सी बीमारी, उसको हम बोलेंगे पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स। पॉलीजेनिक, एक से ज्यादा पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स। कौन से बीमारियां होते हैं बच्चों? इसमें होता है, मैं एक्चुअली यहाँ पे फोटो तो बना नहीं सकती, तो आप लोग एक काम कर सकते हो। पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स मतलब एक्चुअली इनका जो ये जो डिसऑर्डर्स होते हैं ना बच्चों, मल्टीपल जीन्स में हो जाते हैं ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, लेकिन इनका सीवियरिटी बढ़ते जाता है ड्यू टू द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल के फैक्टर्स की वजह से, एनवायरमेंट में जो हो रहा है उसके वजह से भी ये जो डिसऑर्डर्स है इनका सीवियरिटी और बढ़ते रहता है। ठीक है, तो कॉमन एग्जाम्पल्स क्या है भाई? क्लेफ्ट लिप,
क्लेफ्ट पैलेट, किसी किसी का अपर लिप्स कटा हुआ रहता है, देखा है मतलब बहुत सारे बच्चों में, मैंने तो देखा है, आप लोग ने देखा होगा ऐसे ऊपर का जो पैलेट होता है ना, ये पैलेट कटा हुआ रहता है ना, तो वो ऑपरेशन से तो ठीक होता है, बट देन टू उनका वो बॉर्न से ही वैसा रहता है। तो क्लिफ्ट पैलेट या क्लेफ्ट लिप, स्पाइना बिफीडा होता है, स्पाइनल कॉर्ड ऐसा स्वेल्ड ऐसा गोल रहता है, तो स्पाइना बिफीडा उसको बोलते हैं। तो बहुत सारी चीजें, ये जो टर्म्स है ना बच्चों, आप गूगल कर लोगे आपको फोटो दिखेगा। मैं यहाँ पे फोटो तो डाल नहीं सकती, डिजिटल बोर्ड मेरा है नहीं, ना ही मैं पीपीटी में पढ़ा रही हूँ, तो आप लोग ये गूगल कर सकते हो, ना ही मैं यहाँ पे बना सकती हूँ। और बाकी जो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये सब चीजें हैं, दीज आर ऑल्सो पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स, और ये तो मेनली अपना लाइफस्टाइल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ये सब चीजों की वजह से होता है, ठीक है। तो ये दिस कंप्लीट्स योर होल चैप्टर हेरिडिटी एंड वेरिएशन। दिस वाज ऑल अबाउट पार्ट 4 बच्चों। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। ये चीज आप शांति से अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आपको आएगा, और कोई टेंशन नहीं लेना, नहीं भी आता है तो बस इतना समझ लो भाई, बस हो गया, ठीक है। तो हमने जेनेटिक डिसऑर्डर्स में सबसे पहला देखा, लेट मी रिवाइज, डिजीजेस अकरिंग ड्यू टू अबनॉर्मलिटीज इन क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स में जो अबनॉर्मलिटीज हो रहा है उसकी वजह से कुछ डिजीजेस हो रहे हैं, वो क्या है? वो है सबसे पहला, वो है डाउन सिंड्रोम। याद है किसी को भाई कि भूल गए? डाउन सिंड्रोम में एक 46+1 हो गया था। फिर था टर्नर सिंड्रोम जो कि फीमेल्स में होता है, 2 एक्स होने के वजह एक ही एक्स था। फिर आया क्लेनफेल्टर सिंड्रोम जो मेल्स में होता है, XY होने की जगह एक और एक्स आ गया, XXY, वो हो गया। फिर उसके बाद हम लोग ने क्या देखा था? फिर हमने ये देखा म्यूटेशन इन जीन्स वाला। अगर सिंगल जीन में चेंज हो रहा है तो मोनोजेनिक, उसमें आ जाता है एल्बिनिज्म, सिकल सेल एनीमिया, माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर, मैंने लिखा नहीं है प्लीज सुन लो, माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर तीसरा वाला। तो जिसको भी सिकल सेल एनीमिया है उसको डेली फॉलिक एसिड के टैबलेट्स लेने पड़ते हैं। रेमेडीज, शादी मत करो भाई, सफरर कैरियर के साथ भी मत करो, नॉर्मल के साथ कैरी करो। मतलब अगर आप शादी करते हो देन चांसेस है कि बेबी थोड़ा नॉर्मल, 50% चांसेस है नॉर्मल होने का, 50% कैरियर का चांसेस है, जो इसमें हमने देखा, राइट। तो ये है। और फिर उसके बाद पॉलीजेनिक का मैंने अभी बता दिया। सो दिस कंप्लीट्स द चैप्टर हेरिडिटी एंड वेरिएशन। इसके बाद आपको कौन सा चैप्टर चाहिए ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बच्चों। अगर ये वीडियो आपको लाइक नहीं, अगर पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक करना, क्योंकि लाइक्स नहीं करते हो यार तुम लोग। मतलब पसंद आता है नहीं आता है पता नहीं तुम लोगों का क्या है। प्लीज अगर सच में दिल से पसंद आता है तो एक थम्स अप करने में क्या जाता है, पैसे तो नहीं लग रहे, ना ही तुम्हारी एनर्जी जा रही है, ना तुमको कहीं लॉगिन करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस लाइक का बटन दबाना है। और वो जैसे एरो है ना ऐसे शेयर वाला, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो यार। अपने को इस चैनल को बड़ा करना है, आप लोगों की हेल्प से अभी इतना हुआ है, तो आगे भी आप लोग सपोर्ट करो। तो ऐसे हम लोग करेंगे, आगे जाएंगे बहुत, क्योंकि भाई मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, सब कुछ आपके हाथ में है। तो डू सपोर्ट गाइज, आई नीड योर सपोर्ट एंड मैक्सिमम शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, मतलब फैला दो यार, मतलब है ना, कि देख लो भाई, देख लो मैम थोड़ा बहुत तो पढ़ाई लेते हैं अच्छा, तो देख लो, ठीक है। और लाइक कर देना बच्चों। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन का बेल में ऑल करना, ऑल। अगर ऑल नहीं करते हो तो मैं जब लाइव आऊं या कभी कुछ आऊं तो आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो ऑल करना, जितना भी कम्युनिटी पोस्ट देखते रहो, ठीक है। नेक्स्ट मंथ से मैं अनअकैडमी में भी लाइव आऊंगी, फ्री क्लासेस लूंगी, तो वो पोस्ट डालते रहूंगी कि कब है, क्या ले रही हूँ, तो वो भी सजेशंस आप दे सकते हो। मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो बच्चों, 9th स्टैंडर्ड का टेलीग्राम ग्रुप है, 10th का भी है, दोनों है अलग अलग, तो आप ज्वाइन करो। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं और पढ़ाई वहाँ पे चलती रहती है, तो वहाँ पे भी आप मुझे सजेशंस दे सकते हो कि मैम ये करो, वो करो, मैम ये करो। तो जैसे जैसे टाइम मिलेगा आई डेफिनेटली डू फॉर यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन एंड टिल देन टेक केयर एवरीवन। स्टडी करते रहो, मजे करो, टेंशन ना लो, मैं हूँ जब तक।